नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली आबकारी घोटाले के जरिए चुनावी फंड इकट्ठा करने को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से हमलावर हो गई है। वहीं आपके एक उम्मीदवार के पिस्तौल लहराकर नाचने पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब एमसीडी चुनाव के लिए राजधानी में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन तेज कर दिया है। गुजरात चुनाव के साथ नगर निगम चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर है। दिल्ली आबकारी घोटाले में आपके संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा है कि चुनावी चंदा इकट्ठा करने के लिए ये घोटाला किया गया है। इसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले लिया। जिस प्रकार से कई अरेस्ट हुए हैं, कल अमित अरोड़ा आम आदमी पार्टी के बड़ी का भी गिरफ्तारी हुआ है, जिसमें उनके स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है 10,000 करोड़ का बिजनेस 2 शराब माफियाओं को दिया गया। किस प्रकार से कमीशन बढ़ाकर किकबैक लिया गया ताकि चुनाव में आम आदमी पार्टी उसका इस्तेमाल कर सके पंजाब, गोवा और गुजरात में। अब ईडी की रिमांड नोट भी सामने आई है और उसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। खुलासा ये हुआ है कि विजय नायर, जो आज भी जेल में है, जो आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता है, वो किस प्रकार से ऑफिशियल सरकारी बंगला कैलाश गहलोत का इस्तेमाल करते थे शराब घोटाले के लिए। यह भी खुलासा सामने आया है कि अमित अरोड़ा किस प्रकार से पंजाब सरकार का पूरा यंत्र तंत्र इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते थे शराब घोटाले के लिए। ईडी ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर ने पार्टी के बड़े नेताओं के नाम पर कम से कम 100 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। आम आदमी पार्टी इस आरोप को झूठा बता रही है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी चुनाव के प्रत्याशी जोगिंदर सिंह का एक 13 सेकंड का वायरल वीडियो भी एमसीडी चुनाव में मुद्दा बनता जा रहा है। इस वीडियो में जोगिंदर सिंह हाथ में पिस्तौल लेकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के ऐसे पार्षद दिल्ली की जनता के लिए क्या सेवा करेंगे। एमसीडी चुनाव में हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति भी नजर आने लगी है। नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने के मामले को लेकर केजरीवाल ने फिर दोहराया कि मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। बीजेपी केजरीवाल के इस दाव से हैरान है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी केजरीवाल के हिंदुत्व को फर्जी बता रही है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से मंदिरों के पुजारियों को वेतन देने की मांग उठाई है। जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़ी जंग में कांग्रेस खुद को हाशिए पर पा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार पर टैंकर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। What has happened to that beautiful capital? Nobody is talking about that. Everybody talks about most polluted city in the world is Delhi. ये कहाँ से आ गया मेरा पोल्यूशन? हमारे समय में अगर कूड़ा उठाया जाता, थोड़ा पहाड़ बनता था, उसको बिछाया जाता था,
उसके ऊपर उसको ग्रीन किया जाता था। That's how we increase 21% of the greenery in Delhi, जितनी पहले ग्रीन थी। ये चीजें कोई बहुत बात भी नहीं कर रहा। बहरहाल बीजेपी अपने लोक लुभावन वादों और धुआंधार प्रचार की वजह से एमसीडी की दौड़ में सबसे आगे दिख रही है। बीजेपी ने जहां झुग्गी वहीं मकान और दिल्ली रीडेवलपमेंट प्लान 2047 लागू करने और पीएम उदय योजना के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने का वादा किया है, तो कांग्रेस को इस बार दलित वोटों को एकजुट करके चुनाव जीतने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव के लिए राजधानी में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अपने कुछ नेताओं की वजह से वो कांग्रेस और बीजेपी के निशाने पर हैं। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश सिंह, नेता बीजेपी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रमेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता, आप जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रखर दीक्षित जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल राजेश सिंह जी, प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी आपसे भी और प्रखर दीक्षित जी आपसे भी। ईडी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर ने पार्टी के बड़े नेताओं के नाम पर कम से कम 100 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। इसको लेकर प्रतिक्रिया राजेश जी, पहले आपसे। हाँ, देखिए ऋषु जी, केजरीवाल जी तो आए थे राजनीति में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। अब इनकी पार्टी नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब चुकी है। अब ये तो भ्रष्टाचार इतना कर चुके हैं कि ये आप नहीं पाप हो गई है। और इनके बहुत सारे जो मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन को आपने देखा कि किस प्रकार जेल में अय्याशी कर रहे हैं। हाँ, अभी विजय नायर जी, हाँ, 10,000 करोड़ के शराब घोटाला हुआ, उसमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। और 100 करोड़ तो इन्होंने बड़े नेताओं के नाम पे इकट्ठा किया। तो इनके सारे मंत्री, सारे नेता, विधायक इनके एमसीडी के, अब तो एमसीडी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, पार्षद के लिए ये पैसा ले रहे हैं टिकट देने के लिए। तो ये तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। जितना भी मतलब दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी, अगर सबसे कम समय में सबसे अधिक भ्रष्टाचार करने वाला अगर कोई पार्टी है तो ये आम आदमी पार्टी है। ये आप नहीं रह गई है, ये देश की जनता के लिए पाप हो गई है। चलिए दीक्षित जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले दीक्षित जी, पहले प्रतिक्रिया, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नेहा जी, देखिए ऐसा है कि आपका दीक्षित जी, नेहा नहीं रेशु, 2012-13 में था, वो आज बहुत डिफरेंट हो चुका है। तब वो कहते थे जीरो टॉलरेंस हम करप्शन के ऊपर करेंगे, लोकपाल की बात करेंगे। लोकपाल तो कहाँ चला गया, ये तो ना तो बीजेपी बता पाएगी ना आप वाले बता पाएंगे। और जहां तक करप्शन की बात है तो हमने सबने पुराने वीडियो देखे हैं किस तरीके से तिहाड़ जेल में मसाज हो रही है और उसके ऊपर भी जांच चल रही है। तो जो ये विजय नायर वाला आज का किस्सा आया है, इनका फर्स्ट इंस्टेंस यही होता है कि ये इसको बिल्कुल नकार देते हैं। जबकि बाकी पहले की सरकारें 2014 की जो थी, वो पहले सस्पेंड करती थी, उस पर जांच बैठाती थी और फिर उस पर प्रतिक्रिया देती थी। तो अब ना तो बीजेपी ये कहने के किसी भी तरीके से काबिल है, बीजेपी ने एक मिनिस्टर को अपने सस्पेंड नहीं किया है जिसके ऊपर किसी भी प्रदेश में कहीं भी आरोप लगे। रमेश जी, इस मामले को नकारेंगे या स्वीकारेंगे? रमेश जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। तो एक के बाद एक आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ पर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी से हम यहाँ पर बात करेंगे। रमेश जी को शायद हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। रमेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हेलो रमेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अब आ रही है, अब आ रही है। पूरे विषय को आपने सुना अभी तक? हाँ, थोड़ा बहुत तो सुना है। तो इस मामले को आप नकारेंगे या स्वीकारेंगे, ये बता दीजिए सबसे पहले तो। लेकिन अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव हो रहा है बदलाव के लिए।
और ये चुनाव हो रहे काम के आधार। रमेश जी विजय नायर को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पहले उस पर सफाई दे दीजिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 15 तारीख को जो सीबीआई का केस था उसमें कोर्ट ने क्या बोला था, ऑर्डर दिया था कि आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं विजय नायर के खिलाफ। अब ईडी पिक्चर में आई है, तो एक जांच एजेंसी तो कोर्ट में डांट खा चुकी है, अब दूसरी जांच एजेंसी पिक्चर में आई है। इसका भी हश्र वही होगा, इनको भी वही सुनने को मिलेगा कोर्ट से। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत हो चुकी है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके ये लोग काम करते हैं। मतलब सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग करती है। राजेश जी देखिए रिशु जी, वो इस पूरे विषय को नकार रहे हैं और आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग आप लोग करते हैं। नहीं रिशु जी, देखिए ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कहते हैं कि अगर मैं सत्ता में आया तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी हमारे मंत्री का, विधायक का, किसी अधिकारी का अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन करता है, वीडियो बनाता है, अगर वो मेरे सामने उसको लाता है, प्रथम दृष्टया ही मैं उस पर तुरंत सस्पेंड करके कार्रवाई करना शुरू कर दूंगा। और ये राजनीति में भ्रष्टाचार ठीक करने आए थे। अब क्या हो रहा है कि उनको चाहे स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो दीजिए, चाहे उनके ऊपर भारत की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जांच करने के बाद इनके ऊपर चाहे आरोप लगाए, उसका वीडियो भी आ जाए, पैसा लेते हुए आ जाए, बात करते हुए आ जाए। अभी आपने देखा कि दीपावली में किस प्रकार वो पैसों का पटाखा और पैसों का बम जो है बोले कि हमारे ऑफिस में लेकर के सभी ठेकेदार और इंजीनियर आए। तो सारी चीजें भी आपने देखा कि अमित अरोड़ा जो 10,000 करोड़ के शराब व्यवसाय में उनका सब कितना बड़ा व्यवसाय उनका बन गया है, भ्रष्टाचार करके आम आदमी पार्टी के दाहिने हाथ है। तो अब अरविंद केजरीवाल जी तुरंत उनके ऊपर आरोप लगाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगाती, चाहे भारत की संवैधानिक संस्थाएं लगाए, कोई व्यक्ति स्टिंग ऑपरेशन करके लाए, कोई चाहे जो ऑफिसर है वो लेके आए, ये तुरंत डिनाई, मतलब कुछ उसमें देखना न सुनना, न उसकी जांच, न पड़ताल, न सस्पेंशन, तुरंत डिनाई कर देंगे कि भैया हम तो बहुत साफ पाकी मान। कारण क्या है, इनका काम ही है वसूली करना। ये तो केवल वसूली करने के लिए आते हैं ना, जनता को बरगला करके सोचते हैं कि चलिए दीक्षित जी भी हमारे साथ हैं। दीक्षित जी, क्योंकि कल तो महिलाओं का एक लंबा चौड़ा पैनल था, आपको मौका मिल नहीं पाया, लेकिन आज जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर, तो आम आदमी पार्टी को लेकर अगर कभी भी कोई भी बात की जाती है, सीबीआई को लेकर यहाँ पर बात कर लें या ईडी को लेकर बात कर लें, तो वो कहती है कि सीबीआई और ईडी जो है वो बीजेपी के कहने पर काम कर रही है। अभी भी जो प्रश्न यहाँ पर किया गया है रमेश श्रीवास्तव जी से, उन्होंने साफ तौर पर इसको नकार दिया है। आपकी प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, समय समय पर सीबीआई के ऊपर कोर्ट के बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है और ईडी के बारे में भी यही है, और मैं रमेश जी की बात से पूर्णतया असहमत हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से सारी एजेंसीज का दुरुपयोग बीजेपी करती आई है, जिसके आरोप हम लोग लगाते आए हैं, हमारे सीनियर लीडर भी लगाते आए हैं, उन्हीं का फायदा उठा रही है आप, मेरी समझ में। आप देखेंगे किस तरीके से सत्येंद्र जैन इतने समय से जेल में है, तब भी उनसे मंत्री पद नहीं छीना गया। जैसे कि ये काफी नहीं है, और मैंने पहले भी अभी कहा कि प्रतिक्रिया जो देते हैं वो पहली सस्पेंशन नहीं होती है, जांच बैठाना नहीं होती है, पहली प्रतिक्रिया ये होती है कि उसका बचाव करो। और पंजाब में भी जब आए हैं तो पंजाब में इन्होंने सबसे पहले, जैसा रमेश जी ने कहा कि एक इन्होंने कोई कॉल इन लाइन फिक्स करी थी, जिसमें कहा था कि अगर आपसे लोग भ्रष्टाचार मांगे या घूस मांगे तो आप उनकी वीडियो ऑडियो बना करके हमें भेजें, हम उन्हें तुरंत सस्पेंड करेंगे। तो ये वही चीज दिल्ली में क्यों नहीं करते? और क्या वो केवल सरकारी मुलाजिमों के ऊपर लागू होती है? क्या वो आपके नेताओं के ऊपर लागू नहीं होती? क्या वो आपके पदाधिकारियों के ऊपर लागू नहीं होती? या वो सब चीजों से ऊपर? बिल्कुल, ये चीजें आपके नेताओं के ऊपर लागू क्यों नहीं होती हैं? यहाँ पर रमेश जी, अगर हम बात करें, जो दिल्ली में विजय की आप चर्चा कर रहे हैं कि विजय तो हमारी ही होनी है चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी इस विजय में आपके विजय बाधा ना बन जाए। मैडम कहाँ रहती है, दिल्ली में या नोएडा में? दिल्ली में या नोएडा में? क्या कह रहे हैं आप? कहाँ रहती हैं, दिल्ली में रहती हैं या नोएडा में रहती हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ।
मेरे मैं ये सुनना चाहता था कि मैं दिल्ली में रहती हैं, मुझे बताइए कि दिल्ली में आप जिस भी इलाके में रहती हैं, मतलब बहुत क्लीन साउथ दिल्ली अगर छोड़ दे तो बहुत वाली क्लीन वाली, क्या सफाई की व्यवस्था आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आप एंकर में शायद इसका जवाब नहीं दे पाएंगी कि आप इस नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, मैं ईमानदारी से जवाब दूंगी, मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, आप संतुष्ट हैं अभी? अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो फिर दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ कैसे खड़े हो गए? अभी तक वो खत्म क्यों नहीं हुए? कभी आपने इसका सवाल पूछने की कोशिश करी? मैं तो हमेशा हर डिबेट में सवाल करती हूँ ना, मैं तो हमेशा हर डिबेट में सवाल करती हूँ, लेकिन आज का जो विषय है रमेश जी, आज का जो विषय है उस विषय पर आइए, आप विषय को मत भटकाइए, आज का जो विषय है उस पर जवाब दे दीजिए ना सर। आज जो एमसीडी के सवाल है वो है सफाई। एमसीडी का काम क्या है? सफाई। एमसीडी की डिस्पेंसरी चलती है, एमसीडी के कुछ विद्यालय चलते हैं, 3 मुख्य काम है। आपके कुछ नेताओं को लेकर लगातार जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर हमने सवाल किए हैं, उस पर आप जवाब दे दीजिए। पहले जो सवाल मैंने आपसे किए उसको तो चलिए आपने नकार दिया, अभी वीडियो भी आपने देखी होगी रमेश जी, आपके प्रत्याशी जोगिंदर सिंह का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। जोगिंदर सिंह हाथ में पिस्तौल लेकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया है, अब इस पर आप क्या सफाई देंगे? मैं बड़े साफ तौर पे कह दूं कि दिल्ली पुलिस जिनके हाथों में है और जांच एजेंसियां जिनके हाथों में है, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर ली, वो विवेचना करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अरे हमारे लोगों के ऊपर तो मैडम 150 मुकदमे हो चुके हैं। पिस्तौल लेकर घूम कौन रहा है? अब 130 में बरी हो चुके हैं। तो इसलिए हमें पता होता है कि हमारे विरुद्ध सारे पहरे हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, गरीब लहरों पे बिठाए जाते हैं। अरे सर अजीब बात कर रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं। पिस्तौल लेकर आपके नेता घूमे और आप चाहें कि बीजेपी वाले पकड़े जाएं, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना, ऐसा तो संभव नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूँ उस पर। राजेश जी, पार्टी के हाथ में पुलिस है, वो जितनी मर्जी चाहे उतनी जांच करा ले, हम कहाँ जांच के पीछे हटने वाले? सर बोलिए राजेश जी। जी ऋषि जी, देखिए अभी आपने विजय नायर पे सवाल पूछा, ये जवाब नहीं दे पाए। इस देश की जनता देख रही है कि जवाब क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि उसमें लिप्त है। ठीक है, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये जब अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ने जाते हैं तो मन से बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं दिल्ली में 500 स्कूल खोल दूंगा, मैं हॉस्पिटल खोल दूंगा, पूरे दिल्ली को साफ कर दूंगा, यमुना नदी को टेम्स नदी बना दूंगा लंदन की तरह। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब इनकी सरकार बन जाती है तो कहते हैं एलजी महोदय काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी महोदय के कारण मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। या तो पहले झूठ बोल रहे, मन से वादा क्यों करते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा, और सरकार बनने के बाद कहते हैं बीजेपी के लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, बीजेपी के लोग फंड नहीं दे रहे हैं, बीजेपी की सारी संस्थाएं हैं, बीजेपी का एलजी है। अरे भाई, जब सब बीजेपी पे ब्लेम लगाना है, बीजेपी काम नहीं करने दे रही, तो मन से वादा क्यों करते हैं काम करने का? वादा ही मत करिए। या तो अब तक झूठ बोलते हैं, या तो सरकार बनने के बाद झूठ बोलते हैं। तो झूठ तो बोल रहे हैं ना, या तो पहले बोलते हैं सरकार बनने के बाद, या तो सरकार बनने के पहले या बनने के बाद कि हमको बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। तो वो चीज अभी कह रहे साफ सफाई कर देंगे, कैसे? भाई आप फंड तो दे नहीं रहे हैं। आप जो हमारे कर्मचारी हैं एमसीडी के, उनको तो आप तनख्वाह समय से दे नहीं पा रहे हैं। चलिए दीक्षित जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दीक्षित जी कहेंगे मुझे डिबेट में बुलाया और मुझे मौका ही नहीं दिया बोलने का। दीक्षित जी, तो दीक्षित जी से पूछिए ना, ये विजय नायर पर तो नहीं बोलेंगे, ये अभी तरोड़ा पे नहीं बोलेंगे, मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि तो घोटालेबाज पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये तो पाप हो गए हैं जनता के लिए। बड़े बड़े वादे करने से काम नहीं होता है। फिर बोलेंगे बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे, तो क्यों चुनाव लड़ते हैं भाई? चुनाव में 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं जब आपको भी नहीं बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं हमारे, प्रदूषण और करप्शन। तो करप्शन के बारे में तो हम लोग पिछले 5-7 मिनट 10 मिनट से बात कर ही रहे हैं। 495 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया है केवल एडवर्टाइजमेंट में पिछले 1 साल में, दिल्ली जैसे छोटे से प्रदेश में। क्या वो प्रदूषण पे नहीं खर्च हो सकता था? नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि जो विजय नायर के हम लोग किस्से की बात भी कर रहे थे, वो भी प्रदूषण से संबंधित है। इन्होंने जो इक्विपमेंट खरीदे वो प्रदूषण के इक्विपमेंट थे, और उसमें भी जनता को धोखा किया। तो किसी भी चीज को जिसको ये खरीदते हैं और आगे करते हैं,
जिन जिन चीजों को ये बताते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत चमका रहे हैं, ये उसमें भी गड़बड़ियां करते हैं। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी बता रहे हैं कि बहुत पानी को लेकर के कि बहुत अच्छा करने वाले हैं। मेरे सामने स्टेटिस्टिक्स हैं कि 98 से 99 तक केवल 580 MGD वाटर की अवेलेबिलिटी थी, ड्रिंकिंग वाटर की। कांग्रेस के टाइम पे 2013-14 तक हमने इसको लगभग दुगना करके 920 MGD कर दिया। आप विश्वास मानेंगे रेशु जी कि 920 से बढ़ करके ये पिछले 8 साल में केवल 1 MGD बढ़ी है, केवल 1 MGD। ये पानी की बात करते हैं, ये क्या करेंगे एमसीडी में जाकर के? चलिए ठीक है, तो ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसको छोड़ दीजिए। दीक्षित जी आप बताइए ना, आज आपकी राजनीतिक स्थिति देखकर कोई कह सकता है कि कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली में आप सबसे समर्थ राजनीतिक दल थे? आपने खुद कोई मंथन किया है इस पर? दूसरों को छोड़ दीजिए। मैंने पहले भी इस बात को कहा है, अलग अलग मंचों पे मैं कहता रहा हूँ, पार्टी हमेशा मंथन करती है और पार्टी हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, बाकी पार्टियों के जैसी नहीं है कि जिनमें इलेक्शन नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ आंतरिक रूप से मंथन हुआ है, नेताओं की चर्निंग भी हुई है बहुत अच्छे तरीके से, कुशल नेतृत्व। तो मंथन अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर निकलकर अभी तक आ नहीं पाया है। अभी दिन ही कितने बचे हैं? एमसीडी के चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे आप। मैं इस बात को मानता हूं कि पार्टी अंदर आंतरिक रूप से कितना भी मंथन कर ले, लेकिन नंबर देने वाली तो गणतंत्र में जनता ही है। तो जब तक जनता नंबर नहीं देगी तब तक मैं उस मंथन को पूरी तरीके से जनता सफल तो नहीं नंबर मानता तब देगी ना जब आप बाहर निकलेंगे। आप बाहर ही नहीं निकलेंगे तो कैसे जनता नंबर आपको देगी? भाई रेशु जी, हम तो बाहर निकल रहे हैं लेकिन प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इसलिए अंदर रहना पड़ता है। तो अगर ये तस्वीर बदलना चाहते हैं तो निकलना तो पड़ेगा ना, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। दीक्षित जी जी सहमत हूँ आपसे। हमारे नेता वैसे बहुत ज्यादा रैलीज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सारी चीजें मीडिया में नहीं दिखाई जाती हो तो आप मैंने चलिए ठीक है, आपने बोला सारी चीजें मीडिया में दिखाई नहीं दी जाती हैं, लेकिन जैसा कि रमेश श्रीवास्तव जी ने मुझसे पूछ ही लिया कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में रहती हूँ। और सर सच में यकीन आप मेरी बात का मानिए, मुझे कांग्रेस का एक व्यक्ति अभी तक नजर नहीं आया है। रेशु जी आप मुझे अपना वार्ड बता दें और कल तक आपको बहुत सारे व्यक्ति नजर आने लगेंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं रमेश जी, सिर्फ एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आपको घेर रही हो। कई मुद्दे इन्होंने उठाए हुए हैं। आपके हिंदुत्व की राजनीति से भी बीजेपी को दिक्कत हो रही है। बीजेपी आपके हिंदुत्व को फर्जी कह रही है। बीजेपी का कहना है कि आप इतने ही हिंदुत्व छवि वाले हैं तो मंदिर के पुजारियों को भी वेतन दे दें। देखिए, हम सत्ता में हैं, हमें पता है कि प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, व्यंग बाण हमारे पर चलाए जाएंगे, हम तो स्वागत करते हैं। कितने मर्जी सवाल पूछो। देखिए, अरविंद जी ने पिछले 1-2 महीने में कितने चैनलों को इंटरव्यू दिया है। कहीं किसी चैनल पे भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा इंटरव्यू देते हुए दिखा? नहीं दिखा। उनकी तो पता नहीं क्या आदत है कि वो जनता से साक्षात्कार। अच्छा, सवाल का जवाब नहीं देंगे आप, बात को बस घुमाने की आदत है कि कुछ भी मैं आपसे पूछूं लेकिन आप घुमा देंगे उसे। पूछूंगी आपसे केजरीवाल जी को लेकर सवाल पूछूंगी, आप प्रधानमंत्री जी पर आ जाएंगे। आप जवाब दे दीजिए जो सवाल आपसे पूछा गया है। बीजेपी लगातार सवाल कर रही है ना इस पर। आज देश में जिन 2 चेहरों की, जिन 2 नेताओं की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो यही है ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अरविंद केजरीवाल। तो जब भी मोदी जी की चर्चा आती है तो केजरीवाल जी की चर्चा अपने आप आ जाती है। तो ठीक है, जवाब दे दीजिए इसका। बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है ना, तो आप जवाब दे दीजिए इसका। मेरा रमेश जी से एक प्रश्न है, मैं बता देता हूँ। ये जो एमसीडी का चुनाव है इसमें 15 साल से सत्ता में भाजपा है। अब फिर देखिए आपने विषय को भटका दिया। मैंने जो सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, आपने सवाल अपना दोहरा दीजिए, मैं वही इसका मतलब आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना। जो आप सोच कर बैठे हैं कि मुझे ये जवाब देना है, आपने वही जवाब दे दिया। खैर, फिर से मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ कि आपके हिंदुत्व की राजनीति से बीजेपी को दिक्कत हो रही है। बीजेपी आपके हिंदुत्व को फर्जी बता रही है। बीजेपी का कहना है कि आप इतने ही हिंदुत्व छवि वाले हैं तो मंदिरों के पुजारियों को भी वेतन दे दीजिए। हिंदुत्व पर कम से कम भाजपा बात ना करे, क्योंकि बात शुरू करूंगा तो बहुत पुराने तरीके से शुरू करूंगा। राम मंदिर का आंदोलन विहिप का था, विश्व हिंदू परिषद का। मुझे याद है मतलब आपको याद है राम मंदिर पर आप पहुंच गए, सीधा एक लाइन में आप जवाब नहीं दे सकते हैं। चर्चा तो वहीं से शुरू हुई ना।
अरविंद जी ने क्या कहा है? इतना लंबे समय थोड़ी ना होता है सर, डिबेट मुझे खत्म करनी है, एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए हाँ या ना। हिंदुत्व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार एक जीवन शैली है। तो अगर मैं हिंदू हूं और मैं हूं, केजरीवाल जी हिंदू है और वो है, तो हमें हिंदुत्व की जीवन शैली को अपनाने में क्या अंतर है? और उसका सर्टिफिकेट भाजपा देगी। अरे आप तो पुजारियों को भी वेतन दे दीजिए ना, पुजारियों को भी वेतन दे दीजिए। बस बीजेपी यही तो कह रही है। वो क्या कह रही है? बीजेपी यही तो कह रही है, दिल्ली सरकार 62 करोड़ रुपए का अनुदान वक्फ बोर्ड को देती है, जबकि वक्फ बोर्ड की अपनी खुद की आय सालाना 4 करोड़ से ज्यादा है सर। इसी को लेकर सवाल कर रही है बीजेपी। हाँ नहीं, बहुत अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी का जो फर्जी हिंदूवाड़ा है ना, अब आज इसकी जो है जमीन में खिसकाई दो। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में सर कहाँ उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं? दिल्ली की बात करिए ना। किया इन्होंने, गुजरात में इतने वर्षों से किया इन्होंने। अरे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो छोड़ दीजिए ना, आप अपनी बात करिए। आपने जो किया वो बता दीजिए, क्या करेंगे वो बता दीजिए। क्षमा कीजिएगा, हमें भाजपा से किसी तरह का सर्टिफिकेट। चलिए कल अगर इस विषय पर डिबेट होती है ना रमेश जी, तो मैं इस पर आपसे जवाब जरूर लूंगी। आप अपना उत्तर तैयार करके आइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ पक्ष विपक्ष में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।